Hello class. So in this lecture we'll be talking about international relations. International relations की बात करेंगे हम। और आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, आपका जो ये टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, ये जीएस पेपर 2 का जो है टॉपिक है, जीएस पेपर 2 का। और इसमें जो है आपके मेंस के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हम सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैं यहाँ पे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये टॉपिक कहता क्या है, बेसिकली इंडिया के जो रिलेशंस हैं बाहर की कंट्रीज़ के साथ, हमने वो सब पढ़ने हैं और किस तरह के रिलेशंस हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो लेट्स सी इसका जो है सिलेबस क्या है हमारे यूपीएससी के लिए। तो सिलेबस देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने इंडिया के रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। इंडिया के रिलेशंस बायलैटरल ग्रुपिंग और रीजनल ग्रुपिंग। मतलब बायलैटरल क्या हो गया, एक तरह से अभी सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो बायलैटरल मतलब कोई भी दो लोग मिलके कोई डिसीजन लेते हैं, उसको हम बोल रहे हैं बायलैटरल। तो इंडिया के जो रिलेशंस हैं, जैसे जापान के साथ, रशिया के साथ, यूएस के साथ, जर्मनी के साथ, बेसिकली जितने भी नेबरहुड रिलेशंस जो इंडिया रखता है, ठीक है, बाकी कंट्रीज के साथ, उनको स्टडी करना है। रीजनल ग्रुपिंग के बारे में पढ़ना है, जैसे कि सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, एशियन हो गया एंड मेनी अदर्स, ठीक है। ऑल्सो ग्लोबल ग्रुपिंग के बारे में पढ़ना है, जैसे कि WTO है, G20 है, यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो है हमने इसके जैसे मैंने आपको बताया बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स के बारे में ये स्टडी करना है। नॉन अलाइंड मूवमेंट्स क्या होती हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट्स, ठीक है, वो पढ़ना है। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो ये जितने भी पावर्स हैं, जैसे कि यूएसए होगी, रशिया होगी, जापान होगी, ये सब के बारे में पढ़ना है। इंडियन डायस्पोरा के बारे में पढ़ना है, इंडियन डायस्पोरा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और कुछ जैसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे WTO, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। इन सब के बारे में जो है हम स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी द बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अगर हमने आगे बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस स्टडी कर रहे हैं, उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे कि क्योंकि ये टर्म्स जो हैं आपकी फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी आगे के टॉपिक्स में, तो इससे बेटर है कि आगे आपको एक्सप्लेन करने से बेटर है अभी ही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके स्टडी कर लें। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? पहला है अलायंस, देन है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड देन है जियो पॉलिटिक्स। कोई भी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें हो। और वो क्या क्या है? नंबर 1 इज़ अलायंस, नंबर 2 इज़ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और नंबर 3 इज़ जियो पॉलिटिक्स। देखो, ये तीनों टर्म्स जो हैं आप फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में सुनोगे, फ्रीक्वेंटली आप इसको पढ़ोगे, लेकिन इनको पढ़ने से पहले, इनके बारे में कोई भी न्यूज़ जानने से पहले, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है समझो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अलायंस के बारे में जानते हैं। सो बेसिकली देर आर 3 ways टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, और वो क्या क्या हैं? वो है अलायंस, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और क्या है आपका जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। तो लेट्स सी, आगे चलते हैं। अलायंस क्या है? देखो, अलायंस सिंपल सी टर्म में बोलूँ, एक पावरफुल कंट्री है और बाकी की सारी वीक कंट्रीज़ हैं, ठीक है। उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उस एक पावरफुल कंट्री और एक जो जितनी भी वीक कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप है, उसको हम बोल रहे हैं अलायंस। सो बेसिकली क्या है, जो भी कोई पावरफुल कंट्री होती है वो एक वीक कंट्री को सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो पावरफुल कंट्री है वो एग्रीमेंट करती है, एक पावरफुल कंट्री है, एक वीक कंट्री है, पावरफुल कंट्री एक वीक कंट्री को सिक्योरिटी अम्ब्रेला देती है, और पावरफुल कंट्री अग्रीमेंट करती है वीक कंट्री के साथ, क्या, और बाकी कंट्रीज़ के साथ, जितनी भी वीक कंट्रीज़ हैं, कि हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, हम तुम्हें एक तरह से सिक्योरिटी देंगे, हम तुम्हें बाकी के खतरों से बचाएंगे, और तुम क्या करो, तुम हमें मार्केट एक्सेस दो, हमारी सपोर्ट करो हमारी इकोनॉमी को लेके। सो पावरफुल कंट्री वीक कंट्री को सिक्योरिटी देती है, और इन रिटर्न वीक कंट्री पावरफुल कंट्री को एक मार्केट एक्सेस देती है, इनकी इकोनॉमी को ठीक करती है, सपोर्ट करती है एक तरह से। तो अलायंस वही चीज़ है। अलायंस में हमेशा एक पावरफुल कंट्री होगी और एक वीक कंट्री होगी,
उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप होगा हम उसको अलायंस बोलते हैं। अलायंस आप सिंपल टर्म्स में देखोगे, अलायंस सिर्फ दोस्ती नहीं है, इसके बीच का कॉन्सेप्ट ये है। मतलब क्या है यहाँ पे देख लो, इट इज़ द कोलिशन ऑफ स्टेट दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शन टू अकम्प्लिश सम एंड। कुछ स्टेट्स का कोलिशन है, एक तरह से साथ मिलके आते हैं कि एक मकसद तक पहुंच पाएं, ठीक है। उनका एक मोटिव होता है। जितनी भी अलायंसेस होती हैं ये रिटन ट्रीटीज़ में होती हैं, ठीक है। और ये क्यों ली जाती हैं? क्योंकि एक कॉमन थ्रेट होता है दोनों कंट्रीज़ को। अगर एक को इकोनॉमी का खतरा है, दूसरे को सिक्योरिटी का खतरा है, ठीक है। और इनके जो इश्यूज़ हैं वो मोस्टली किसके साथ रिलेटेड होते हैं? इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ के साथ, और ऑब्वियसली एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये लोग साथ होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स होती हैं, जैसे कि यूएस लेड फोर्सेस इन इराक में बी कॉल्ड अ कोलिशन। तो देखो, जब यूएस ने इराक में जो फोर्सेस लेड करी थी उसको हम कोलिशन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारी जो यूएस है एक पावरफुल कंट्री और इराक इज़ अ वीक कंट्री, और यूएस ने इराक के साथ मिलके अलायंस साइन किया था और कहा था कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और बदले में आप हमें हमारा जो है इकोनॉमी का, ट्रेड का रिलेशंस उन्होंने अपने अच्छे बनाए रखे। सो बेसिकली इन शॉर्ट मैं बात करूँ, कोई भी दो कंट्रीज जिनके बीच में फॉर्मल अलायंस है लेकिन एंड येट बी अ बिटर enemies और two members may create practical equivalent of an alliance without a treaty। तो एक तरह से एक पावरफुल कंट्री और एक वीक कंट्री है, उनके बीच में फॉर्मल अलायंस है। वो आपस में, उनके बीच में आपस में कुछ चुनाव हो सकते हैं, कोल्ड वॉर टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करो और हम आपको क्या देंगे, हम आपको इकोनॉमी एक्सेस जो है आप हमें इकोनॉमी एक्सेस दो और हम आपको क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे बाकी के देशों के साथ जिनके साथ आपको खतरा है, ठीक है। इसको बोलते हैं अलायंस। सो बेसिकली अलायंस क्या है? एक पावरफुल कंट्री होती है और एक वीक कंट्री होती है, बाकी की वीक कंट्रीज होती हैं, उनके बीच में जो अग्रीमेंट साइन होता है उनको हम बोलते हैं अलायंस। देखो यहाँ पे लिखा है काउंटर अलायंसेज आर अलायंसेज दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टेट्स इन रिएक्शन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अलायंस। ये काउंटर अलायंस के बारे में जो टर्म्स हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो ये रखनी है याद कि अलायंस क्या है, ठीक है। देखो, जैसे कि एक था आपका नॉन अटलांटिक नाटो, नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। अब इसको दबाने के लिए रशिया ने वॉर्सो पैक्ट जो है उसके अगेंस्ट में ला के रखा, ठीक है। रशिया ने वॉर्सो पैक्ट अगेंस्ट में ला के रखा। क्यों ला के रखा? क्योंकि जब नाटो ने अलायंस बनाया तो बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए, जब नाटो ने अलायंस बनाया बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए रशिया क्या लेकर आया? रशिया लेकर आया वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट लेकर आया रशिया, ठीक है। और रशिया ने बाकी देशों के साथ मिलके बोला था तुम इसको रिफ्यूज़ करो, किसको? कैपिटलिज्म को रिफ्यूज़ करो, ठीक है। सो बेसिकली अलायंस इज व्हाट, जब एक कंट्री प्रपोज कर लिया अलायंस दूसरी कंट्री को, ठीक है, वो भी बोला जाता है एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है। और क्यों बिल्ड करती है? क्योंकि उसको दूसरी कंट्री को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है और उसको क्या चाहिए है? उसको इकोनॉमी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जब रशिया ने बाकी देशों के साथ मिलकर बोला था कि तुम इसको रिफ्यूज़ करो, तुम नाटो को रिफ्यूज़ करो और हमारे साथ मिलकर जो है हमारे साथ आ जाओ और वॉर्सो पैक्ट जो है साइन कर लो, ठीक है, वॉर्सो पैक्ट साइन कर लो। तो इसके बाद यही चीज़ है अलायंस, जब रशिया ने बाकी देशों के साथ मिलकर वॉर्सो पैक्ट साइन किया और नाटो को जो है रिफ्यूज़ करने की बात करी। सो बेसिकली वॉर्सो एक तरह का नेम है, इट इज़ अ नेम ऑफ अ कैपिटल ऑफ पोलैंड, ठीक है। तो इसमें हुआ था क्या कि जो बाकी की कंट्रीज उन्होंने बोला ठीक है, और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक पावरफुल कंट्री थी और बाकी की जो है वीक कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलके जो है एक एश्योरेंस दिया। पावरफुल कंट्री ने वीक कंट्री को एक एश्योरेंस दिया फॉर सिक्योरिटी, और वीक कंट्री ने बदले में उसको क्या दिया कि हम तुम्हारी इकोनॉमी के लिए वर्क करेंगे। दैट इज़ व्हाट अलायंस इज। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट पॉइंट इज योर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या है? तो बेसिकली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कुछ नहीं है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो ये हमेशा दो कंट्रीज़ के बीच में होता है। सबसे पहली बात, हमेशा दो ही कंट्रीज़ के बीच में जो है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होता है, ठीक है। और इट इज़ अ अग्रीमेंट विच इज़ वन स्टेप बिलो अलायंस, मतलब एक स्टेप बिलो है अलायंस के। पहला आता है अलायंस, उसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो एक स्टेप बिलो है अलायंस के। इसमें क्या है, सिक्योरिटी अम्ब्रेला नेसेसरी नहीं है,
क्योंकि दोनों ही कंट्रीज इक्वली पावरफुल हैं, दोनों ही कंट्रीज के पास एबिलिटीज़ हैं वो अपने आप को बचा सकें, और उनके पास एक कॉमन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन क्यों होता है, एक तरह का मल्टी डायमेंशनल लाइक है, जिसमें डिफेंस, एजुकेशन, कल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है इसको आगे बढ़ाने की बात होती है। तो क्या क्या बातें होती हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया, कल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इनके बेस के ऊपर जो पार्टनरशिप होती है उसको बोलते हैं हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। किनके बेसिस पे होती है, इसमें कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रही होती है, कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री से सपोर्ट नहीं मांग रही है, लेकिन एक पैक्ट साइन होता है किनके ऊपर, डिफेंस, एजुकेशन, कल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। कभी भी आप पढ़ोगे कि कहीं पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है दो कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ है, तो उसका मतलब सिंपल सा यही है कि उन्होंने या तो डिफेंस के ऊपर इकट्ठे मिलकर काम किया है, या एजुकेशन पे, कल्चर पे, या इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू कमर्शियल एंटरप्राइजेज यूजुअली फॉर्म्ड बाय वन और मोर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसमें भी यही चीज़ होती है, दोनों कंट्रीज मिलके अगर कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसके रिलेटेड, डिफेंस के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, कल्चर के रिलेटेड, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड। जैसे कि अगर मैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ तो हमारे इंडिया और जापान के बीच में जो पार्टनरशिप, बहुत अच्छी एग्जांपल है, इंडिया जापान के बीच में पार्टनरशिप हुआ था जिसको हम जॉइंट नेवल एक्सरसाइज भी बोलते हैं, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, इंडो जापान एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल फिशिंग के बारे में जो है ये साइन हुआ था। तो बेसिकली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किसके बेस पे होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन दी डिफेंस, एजुकेशन, कल्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी मुद्दों पे दो कंट्रीज मिलके जो है पैक्ट साइन करती हैं या आके मिलके जॉइंट लेती हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अब देखो जैसे रॉ एजेंसी है आपकी, रॉ, ठीक है, जिसको हम रिसर्च एंड एनालिसिस बीइंग ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रॉ है ये अंडर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है दो टाइप के ऑपरेशंस करती है, एक करती है कॉवर्ट और एक करती है ओवर्ट। दो टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, कॉवर्ट और ओवर्ट। देखो कॉवर्ट क्या है, जो छुपके से किया जाता है, कॉवर्ट, ठीक है, कॉवर्ट इज जो छुपके से किया जाता है, और ओवर्ट क्या है, ओवर्ट ये है जो खुले रूप से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल छुपके से, जैसे आपके एयर स्ट्राइक हुआ जिसमें लोगों को नहीं बताया होता, ठीक है, छुपके से ऑपरेशन होता है, जैसे एयर स्ट्राइक हुआ। और ओवर्ट हो गया जो खुले रूप में किया जाता है, जैसे कभी हमला हो जाए, कभी किसी ने अटैक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल कारगिल वॉर आ जाती है आपकी, ठीक है, सो वो ओवर्ट में आ जाता है। सो जो रॉ है वो भी अंडर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है दो टाइप के ऑपरेशंस करती है, कॉवर्ट और ओवर्ट। तो आपको पता लग गया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या है, ये दो कंट्रीज के बीच में ही होता है हमेशा, और किन मुद्दों पे बात होती है, या तो डिफेंस पे, एजुकेशन पे, कल्चर पे, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है इसके बीच में बात होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट इज योर जियोपॉलिटिक्स। अब जियोपॉलिटिक्स क्या है, जियोपॉलिटिक्स बेसिकली इट इज़ नॉट स्टैटिक बट डायनेमिक्स, ठीक है, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक्स है। देखो एक तरह से क्या होता है कि अब जब कंट्रीज़ को रिलेशनशिप्स बनाने हैं, और रिलेशनशिप्स वो मतलब ना ही डिफेंस के ऊपर बना रहे, एजुकेशन उस फैक्टर में नहीं बना रहा, ना ही कोई एक पावरफुल कंट्री एक वीक कंट्री, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब रिलेशनशिप बनते हैं किसके बेसिस पे बनते हैं, मतलब किसी तरह से अगर कोई लोकेशन के बेसिस पे रिलेशनशिप्स बनते हैं, ठीक है, या फिर हम बात कर दें कि किसी ने किसी पे हमला कर दिया और उस हिसाब से रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली जियोपॉलिटिक्स अगर शॉर्ट में बोलूँ है क्या, इट इज़ डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, दैट प्रोमिसेस टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ज्योग्राफिकल रियलिटीज़ एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो आपस में अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से रिलेशनशिप्स बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है, इट इज़ कंसर्न विद हाउ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग टेरिटरी, पॉपुलेशन, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, नेचुरल रिसोर्स एनवायरनमेंट्स, ठीक है, ये
मॉडिफाई होते हैं बाय इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी, किस तरह से जो है अफेक्ट करते हैं रिलेशंस को, स्टेट्स को और कंट्रीज़ को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, जोग्राफिकल लोकेशन किस तरह से इफेक्ट करती है, टेरिटरी कैसे इफेक्ट करती है एक दूसरे कंट्री की दूसरी कंट्री से, पॉपुलेशन किस तरह से इफेक्ट करती है। तो ये सब हम किस में देखते हैं, ये हम देखते हैं जियो पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान एंड स्पेसिफिकली द रोल्स ऑफ चाबहार एंड बॉर्डर पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करें, देखो यहाँ पे चाबहार पोर्ट के बारे में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिए होते हैं। अगर जियो पॉलिटिक्स की मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला जियो पॉलिटिक्स क्या है, जब ज्योग्राफी का रोल होता है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी में ज्योग्राफी का रोल होता है, उसको हम बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स। और अगर आपकी नॉलेज के लिए और बता दो, जो जियो पॉलिटिक्स का सबसे पहला बताने वाला इंसान कौन थे, वो थे विलियम कैसर टू, ठीक है। और इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 भी करवाया था, इन्होंने ही वर्ल्ड वॉर 1 करवाया था, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है। सो कमिंग बैक टू चाबहार पोर्ट, हम चाबहार पोर्ट की बात करें तो बेसिकली आपको लोकेशन दिखा दे, चाबहार पोर्ट है कहाँ पे। सबसे पहले तो ये इंडिया अफगानिस्तान की लोकेशन है। यहाँ पे आपको ये सारा आपको इंडिया दिख रहा है, ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का थोड़ा सा बॉर्डर इंडिया के साथ टच होता है, ये बिल्कुल इसको कंफ्यूज नहीं करना। यस इसका बिल्कुल थोड़ा सा बॉर्डर जो है इंडिया के साथ टच होता है। सो ये आपने लोकेशन देख ली, यहाँ पे इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है एंड आगे जो है आपको और लोकेशंस देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो चाबहार पोर्ट की लोकेशन जो है एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाई हुई है, दिस इज़ योर चाबहार पोर्ट, ठीक है। चाबहार पोर्ट एग्जैक्टली कहाँ पर है, ईरान में जो है ये बिल्ड हो रहा है और इसका जो लोकेशन है ये अफगानिस्तान से जो है होके निकलेगा चाबहार पोर्ट, ठीक है। और ये देखो मुंबई से लेके ईरान और देन अफगानिस्तान को होके निकलेगा, ठीक है। सो ये चाबहार पोर्ट जो है एक तरह का हब है। देखो ऐसा था कि अगर कल को जो है हमारे कुछ ट्रेड में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, कुछ आ जाता है, उस वजह से हमने चाबहार पोर्ट मतलब बनवाया था। और ये जो है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया चारों नेशंस को मिलके बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि बहुत शॉर्टकट है और बहुत अच्छे से जो है ट्रेड हो सकता है। सो बेसिकली चाबहार पोर्ट एक पोर्ट एंड ट्रांजिट हब है सारे ट्रेड का इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में जितना भी ट्रेड होगा, बात करूँ ईरान की, अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की और इंडिया की, ठीक है, इनको बहुत फ़ायदा देने वाला है ये चाबहार पोर्ट, ठीक है। आगे इसके आगे आपको देखने को मिलता है इराक है। सो इराक अगर कल को बाई चांस यहाँ से रास्ते बंद कर देता है, हमारे पास जो है ट्रेड के लिए हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर हमने सऊदी से कभी तेल मंगवाना है, यहाँ से तेल मंगवाना है, कुछ भी है, तो हमें बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर इराक कभी भी रास्ते अपने बंद कर देता, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए अगर अब हमने चाबहार पोर्ट जो है रेडी करवाया है, तो उसका मेन रीज़न यही है कि हमारे जो ट्रेड के रिलेशनशिप्स हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। सो ये था चाबहार पोर्ट की लोकेशन, ओके। सो नाउ देखो अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे चाबहार पोर्ट की और इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस की बात कर रहे हैं हम, उससे पहले हम बात करें इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप्स की, ठीक है। तो देखो इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा हमें हिस्ट्री देखना है, और वो क्या है। तो 1979 में यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है, सोवियत अफगान वॉर हुआ था, जहाँ पे यूएसएसआर ने अफगान में एंटर किया था, ठीक है। और देखो ये थोड़ा सा आपको देखना है, थोड़ा सा इसको समझना है। यूएसएसआर ने अफगान में एंटर किया था और अफगान को पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया था, ठीक है। थोड़ा सा हम इसका लोकेशन देख लेते हैं। देखो यहाँ से देखते हैं। सो यहाँ पे देखो यूएसएसआर ने जो है, यहाँ से यूएसएसआर ने अफगान को एंटर किया था और अफगान में जो है सारा का सारा अफगान जो है कैप्चर कर लिया था। फिर देखो यूएसएसआर क्या हो गया था, एक तरह से ईरान के क्लोज आ गया था उस टाइम पे। ऑब्वियसली ये आपको देखने को मिलेगा, ये इंडिया है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है और ये ईरान है।
सो यहाँ पे जो है अफगानिस्तान के क्लोज, ईरान के क्लोज आ गया था जब यूएसएसआर ने अफगान कैप्चर किया, ईरान के क्लोज आ गया। ये चीज़ जो थी ये किसको पसंद नहीं आई, ये यूएसए और अमेरिका को पसंद नहीं आई थी। तो उन्होंने बोला कि इनको जो है जो रशिया वाले हैं, यूएसएसआर है, इनको बाहर निकालो यहाँ से, अफगानिस्तान से इनको बाहर निकालो। और क्योंकि इनको लगा था कि अब जो कि इन्होंने अफगानिस्तान कैप्चर कर लिया है तो ये ईरान एज वेल एज इराक भी कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बात करी थी कि इनको जो है निकालने की बात करी। और देखो 1979 से लेके 1989 तक, ठीक है, यहाँ पे ये वॉर चली थी। और 1979 में क्योंकि अमेरिका बहुत इनसिक्योर हो गया था, क्योंकि यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे कैप्चर कर लिया था, तो अमेरिका एक पॉलिसी लेकर आया और उन्होंने अफगान से बोला कि अफगानिस्तान के लोगों से बोला कि ये तुम्हारी कंट्री में जो है यूएसएसआर आ गया है और यहाँ पर जो है ये तुम्हारी डेवलपमेंट ना करके बल्कि यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके जो है चला जाएगा। ये तुम्हारे अपने रिलीजन पे बहुत बड़ा खतरा है, जिसकी तरफ से अफ़गानिस्तान के जो लोग थे वो काफ़ी टेंशन में आ गए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरह से यूएसए ने इनको ट्रेन किया, वेपन्स दिए और अफ़गानिस्तान को बोला कि तुम लोग जाके लड़ो यूएसएसआर से। रिज़ल्ट ये हुआ कि यूएसएसआर से अफ़गानिस्तान के लोगों ने लड़ाई करी और इनको डिफीट किया, हरा दिया और ये यहाँ से निकल पड़े। देखो जब अफ़गानिस्तान यहाँ से निकल गया, यूएसएसआर अफ़गानिस्तान से निकल गया तो अफ़गान्स ने इनको एक नेम पड़ा। जब अफ़गान्स लड़ने जा रहे थे उनको एक नेम पड़ा जिसका नाम था मुजद्दिन्स, ठीक है, मुजद्दिन्स इनको नेम पड़ा। और इन्होंने मुजद्दिन्स ने क्या किया, यूएसएसआर को डिफीट किया। 1989 में जब यूएसएसआर मतलब टूट के एक तरह से ख़त्म हो गए और वापस चले गए, तो जो मुजद्दिन्स थे उन्होंने एक तरह से पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था, आ चुके थे और एक वॉरस्टॉन्ग सिचुएशन जो है वो लेके आए थे, सेम सिचुएशन जैसे कि सीरिया में थी। अब देखो इस टाइम पे जब अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा नीड थी यूएसए की, और यूएसए ने उनको ऑलरेडी जो है वेपन्स देके एक तरह से उनको सारा कुछ प्रोवाइड करके खुद वो निकल गया था। अब इस टाइम पे यूएसए अफ़गानिस्तान को बहुत नीड थी यूएसए की, और यूएसए जो था भाग गया, निकल गया वहाँ से। और जैसे ही वो वहाँ से निकला वहाँ पे एक ग्रुप एमर्ज हुआ, तालिबान जिसको बोलते हैं। तो तालिबान कौन थे, बेसिकली तालिबान जो है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को बोला जाता है। सो तालिबान जो था एक ग्रुप एमर्ज हुआ, ये एक तरह के एक्सट्रीमिस्ट थे, जैसे यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट एमर्ज हुए थे जब हमने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की बात करी थी जो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। यहाँ पर भी ये जो ग्रुप थे स्टूडेंट्स का जिनको तालिबान नाम दिया जाता था, ये भी बहुत एक्सट्रीमिस्ट किस्म के थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना ही एक शहर बनाया जिसको तालिबान नाम दिया, ठीक है, और वहाँ से जो है तालिबान बना। और बेसिकली मुजद्दिन्स और तालिबान दोनों ने मिलके जो है एक ग्रुप बनाया, और तालिबान दोनों ने मिलके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था अल-क़ायदा, ठीक है। और इस अल-क़ायदा ने 9/11 में आपको पता है हमला किया था और ट्विन टावर को जो है डिस्ट्रॉय किया यूएसए में। जो ट्विन टावर को डिस्ट्रॉय किया यूएसए में, अमेरिका ने अपनी गलती को छुपाने के लिए उनको लगा कि देखो अब तो इन्होंने टावर डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इन्होंने इस अल-क़ायदा ग्रुप को एक नया नाम दिया जिसका नाम था इस्लामिक टेररिज्म। एक नया नाम दिया यूएसए ने अपनी ही गलती को छिपाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली यूएसए ने ही अफ़गानिस्तान को वेपन्स प्रोवाइड करवाए, यूएसए ने ही उनको बोला कि तुम जाके लड़ो। और अब जब वो ग्रुप इमर्ज होके आया था उसके बाद जब उनको ज़्यादा ज़रूरत थी यूएसए की, यूएसए वहाँ से भाग गया। तो यहाँ पर जो था इस्लामिक टेररिज्म वर्ड यूएसए ने ही दिया इनको, और बेसिकली अपनी ही गलतियाँ छुपाने के लिए इन्होंने टेररिज्म दिया। और यहाँ से सिर्फ इतना दिखाया जाता है कि यूएसए को उनका सपोर्ट मिल जाए बाकी कंट्रीज़ का जो इस्लामिक नहीं है, अपने सिंपथाइज़र एक तरह से रोल प्ले किया उन्होंने। और यहाँ से जो है आपको एक तरह का जो इंडिया अफ़गानिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। कल हम और चीज़ें जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।